हेलो फ्रेंड्स, हाय, हाउ आर यू। तो वेलकम टू माय चैनल अगेन। आप सभी का स्वागत है। आज मैं स्पॉटिंग द एरर के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। देखिए, स्पॉटिंग द एरर तो ऐसा है कि उसको सॉल्व करने के लिए आपको फंडामेंटल सीखने की बहुत आवश्यकता है। क्या इंग्लिश एक सस्पेंस फिल्म की तरह है? ऐसा नहीं कि आप बीच में एंटर कर गए तो कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ पे जो सस्पेंस है वो शुरू हो चुका होता है स्टार्टिंग से ही। तो उसमें अगर उसको जानना है तो शुरू से देखना पड़ता है। और लैंग्वेज ऐसा चीज़ है जो बेसिक्स यदि क्लियर नहीं रहेंगे, मैं डायरेक्ट स्पॉटिंग द एरर में आ गया मान लीजिए क्वेश्चन सॉल्व कराने के लिए, तो आपको तो बेसिक पता ही नहीं है तो कहाँ समझ में आएगा वो सब चीज़। देखिए, जब तक नींव स्ट्रांग नहीं होगी ना, फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं होगा, तब तक आप बिल्डिंग जो है वो खड़ी नहीं रह सकती, तो गिरी जाएगी। अधिकांश लोग के चाहते हैं कि 10 मिनट में बस स्पॉटिंग द एरर हम सॉल्व कर लें। हो जाएगा, सॉल्व होगा, लेकिन कब होगा? जब आपका नॉलेज जो है वो पूरा अच्छे से बैठ जाएगा दिमाग में। मेरे साथ मैं वही चाहता हूँ कि आप एक एक स्टेप बाय स्टेप उस चीज़ को, मेरी जो वीडियोस हैं, जो फंडामेंटल्स ऑफ बेसिक ग्रामर 2 पार्ट में बनाया मैंने, पार्ट 1 पार्ट 2, उसको ज़रूर देखिए एक बार। कि वो रूल्स समझाने के पहले ब्रशअप है, वो एक्चुअली में फंडामेंटल है, वो न्यू डाला गया वहाँ। उसको आप देखेंगे नहीं, और स्टार्टिंग में जैसे ही मैं टेंस में आ जाऊँगा तो टेंस में तो बहुत सारी चीज़ रहेंगे, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, प्रोनाउन, नाउन। वो क्या है, कैसे काम करते हैं, इसका नॉलेज रहेगा नहीं, तो वो टेंस वहाँ समझ में आना बंद हो जाएगा। और टेंस सीखने का मतलब ये नहीं कि केवल स्ट्रक्चर सीख लिया। स्ट्रक्चर तो कई लोग सिखा रहे हैं दुनिया में, तो स्ट्रक्चर रट भी ले रहे हैं। स्ट्रक्चर सीखने से कुछ नहीं होगा, उसकी बारीकियों को समझना पड़ेगा। और वो मैं समझाऊंगा आपको कि वो, अगर मान लीजिए मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ाता हूँ तो मैं ये समझाऊंगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या क्या उसके बारीकियां हैं, तो वो कैसे काम आएंगी आपको। लेकिन कब पढ़ाऊंगा उसको? जब मैं प्रेजेंट टेंस, मान लीजिए पूरा प्रेजेंट टेंस कंप्लीट कर दिया, तो प्रेजेंट टेंस कंप्लीट करने के बाद मैं फिर उसके क्वेश्चंस में आऊँगा और वो समझाऊंगा उस समय कि इसकी कौन से वो बारीकियां हैं जो एरर में काम आते हैं और एरर के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो इसलिए मेरा ये रिक्वेस्ट हमेशा रहता है कि जो लोग ये सोचते हैं कि वो जो यूट्यूब में जो आते हैं ना बहुत सारे, 10 मिनट में सीख लीजिए, 1 घंटे में इंग्लिश सिखा दूंगा, वो सब के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है ना, जिससे आप उस चीज़ को 1 ही घंटे में, 1 मिनट में सीख लिए। हाँ, अगर आपको पूरा नॉलेज है लैंग्वेज का, हर रूल्स आप जान रहे हैं, तब तो वो जो समझा रहा है वो समझ में आ जाएगा आप। लेकिन अगर वो नहीं है तो आई एम अफ्रेड वो सब नहीं हो पाएगा, वो जो आप सोच रहे हैं ना, और वो एग्ज़ाम में जाएंगे। इसलिए जो सीरियस लर्नर्स हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो जुड़े रहें और अंत तक सीखें, और जो मैं सिखाता हूँ, और कमेंट्स में कमेंट भी करें। हाँ, एक चीज़ में आपका रिक्वेस्ट है, हमेशा मैं करता हूँ, आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, उसको सब्सक्राइब कीजिए, और जो बेल आइकन जो होता है उसे प्रेस कीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें और मेरे साथ आप जुड़े रहेंगे तो नया नया चीज़ सिखाऊंगा। लाइक्स दबाने में कंजूसी मत कीजिए, और शेयर कीजिए इसको, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। आपके बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे, ताकि आप आपस में डिस्कस भी कर सकते हैं, क्या प्रॉब्लम हो रहा है, क्या चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, तो डिस्कस करके आप जब कमेंट्स में डालेंगे तो मैं उसको रिजॉल्व करूँगा उसको। तो हड़बड़ी मत मचाइए, हैव पेशेंस, और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप इंग्लिश ऐसा सीखेंगे कि दोबारा कहीं सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं आज टेंस शुरू करने वाला हूँ, तो टेंस में हम देखेंगे कि क्या क्या कर सकते हैं। मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ाऊँगा उसमें, और आगे आगे टेंस पढ़ाऊँगा, तो सब चीज़ सिखाऊँगा आपको। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं टेंस को। ओके, थैंक यू। वेलकम फ्रेंड्स अगेन टू सुब्रमण्य सर क्लासेस। जैसे कि मैंने कहा था कि अब टेंस पढ़ेंगे हम लोग, तो टेंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है लैंग्वेज का। इसको ही समझ के अच्छे से हम लोग, तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कई होते हैं जिनको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। टेंस को समझने का ये अर्थ नहीं कि केवल स्ट्रक्चर रटना, उसको गहराई समझना पड़ेगा, उसके स्ट्रक्चर्स को भी, उसकी यूटिलिटीज़ को भी, और उसको कहाँ यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है,
ये सब चीज़ जितने भी एग्ज़ाम्स में जो फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह होते हैं, इज़, एम, आर, हैज़, हैव, हैड, ये सब चीज़ आप टेंस से सॉल्व कर सकते हैं। अधिकांश लोगों को ये नहीं पता रहता कि कौन सा हैज़ कहाँ लगाऊँ, हैव कहाँ लगाऊँ, क्यों नहीं लगाऊँ, बहुत सारे इश्यूज़ रहते हैं लोगों को। तो इन सब इश्यूज़ को हम इसमें डिस्कस करेंगे डिटेल में, और जब एक एक टॉपिक को मैं कवर करूँगा एक एक वीडियो में, और जब वो कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद मैं आप लोगों को उसके एक्सरसाइजेस भी दूंगा और परफेक्ट करूँगा उस टेंस में। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं टेंस को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, क्लास स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से कि अगर आपको ये वीडियोस पसंद आए तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जो बेल आइकन वहाँ होता है उसे नोटिफिकेशन के लिए उससे दबाएं अवश्य, ताकि आप लोगों को जब भी नया वीडियो बने तुरंत उसका पता चले कि क्या है। और आप लोग से ये भी रिक्वेस्ट है कि इसको कम से कम शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें, क्योंकि नॉलेज है, आपको फ़ायदा होगा, दूसरों को भी फ़ायदा होगा, सभी को फ़ायदा होगा इसमें। और जो भी एग्ज़ाम्स वो फेस करेंगे, चाहे वो स्कूल एग्ज़ाम्स क्यों ना हो या कंप्यूटर एग्ज़ाम्स हो, सभी के लिए उनको फ़ायदा होगा। तो ये मेरा रिक्वेस्ट है, इसको फ्री में जो नॉलेज मिल रहा है उसको सबको सब बाँटें, और आपका भी फ़ायदा, सभी का फ़ायदा। ठीक है, ओके, चलो हम शुरू करते हैं अब इसको। टेंस सभी जानते हैं इसको हिंदी में काल भी कहते हैं, समय कहते हैं इसको, क्योंकि समय है तो सब है, समय के साथ ही सब चलता है। और हमारे पास 3 प्रकार के समय हैं, एक वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस जो हो चुका है, और तीसरा भविष्य जो होने वाला है, जो कि अनसर्टेन है, पता ही नहीं क्या होने वाला है सभी को। तो इसमें भी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में भी अब उसको तो नॉर्मल सभी जानते हैं, लेकिन अलग अलग काम को अलग अलग समय में करने के लिए टेंस को फिर से 4-4 भागों में बांटा गया है, जो मैंने यहाँ लिख के दिखाया आप लोगों को। देखिए, प्रेजेंट टेंस को फिर 4 भागों में बांटा गया। एक सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इनको हम अलग अलग पढ़ेंगे कि कौन सा टेंस कब यूज़ करना है। ये नहीं कि कोई भी टेंस कहीं भी यूज़ कर लिए, कौन सा टेंस कब यूज़ करना है, क्यों करना है, ये सब चीज़ को हमको जानना है। अगर इससे रिलेटेड कोई एरर आता है तो मैं पहले टेंस की पहचान कैसे करूं, और उस एरर को, क्या एरर है उसमें है, कैसे उस एरर को मैं रेक्टिफाई करूं, ये सब चीज़ को हमको एलॉबरेटली सीखना है, जो अभी हम एक एक करके सिखाऊंगा मैं आप लोगों को। तो पहले हम इसमें आज की वीडियो में सिंपल प्रेजेंट टेंस को कवर करता हूँ मैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टेंस है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। कई एग्जाम्स में इससे रिलेटेड हमेशा क्वेश्चंस रहते हैं, तो इसको हम बड़े अच्छे से समझते हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे अगले इसमें दूसरा जो टेंस है उसको समझेंगे। ठीक है, चलो अब देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसको पढ़ते हैं हम लोग अच्छे से। सिंपल प्रेजेंट टेंस जो होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या है पहले समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब इन द फर्स्ट फॉर्म, ये इसका स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब इन द फर्स्ट फॉर्म। अब बीच में कोई हेल्पिंग वर्ब होता नहीं है इसमें, ये बड़े खास बात है, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती इस टेंस में। इसको मैं यही लिखा, इस टेंस को यदि सेंटेंस में आ जाए, एग्जाम में आए या कहीं भी दिखे, तो पहचानूंगा कैसे इस टेंस को, हाउ टू आइडेंटिफाई इट। तो जो इंग्लिश का स्टूडेंट होता है, सही स्टूडेंट होता है, उसकी नज़र हमेशा हेल्पिंग वर्ब पे होनी चाहिए। वो जैसे सेंटेंस दिखता है वो और कुछ नहीं खोजेगा, पहले हेल्पिंग वर्ब खोजेगा कि हेल्पिंग वर्ब वहाँ है कि नहीं है, और है तो क्या है हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब भी वो वर्ड है जो टेंस की पहचान कराएगा, क्योंकि बिना हेल्पिंग वर्ब के आप टेंस को पकड़ नहीं सकते कौन सा टेंस है क्या है। तो यू हैव टू फर्स्ट लुक टुवर्ड्स द हेल्पिंग वर्ब, व्हाट इज द हेल्पिंग वर्ब द सेंटेंस। तो यहाँ मैं देखता हूँ कोई हेल्पिंग वर्ब ही नहीं, तो यही इसकी पहली पहचान है कि यूटिलिटी, आइडेंटिटी में दिखा, पहचान लिखा, क्या आइडेंटिटी है इसकी, कि नो हेल्पिंग वर्ब बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द मेन वर्ब, ये पहली पहचान। और दूसरी पहचान ये कि हेल्पिंग वर्ब देखने के बाद ऑलवेज सी द मेन वर्ब, मेन वर्ब को देखिए आप, उसको आइडेंटिफाई कीजिए कि मेन वर्ब है कि नहीं, और है तो कौन से फॉर्म में है। तो मेन वर्ब जो है वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में होना चाहिए। तो ये इस टेंस की सबसे खास चीज़ है।
कि पे हेल्पिंग वर्ब होता नहीं है, सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में हमेशा हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए, लेकिन इसमें होता नहीं है। और दूसरी पहचान ये है कि मेन वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में होता है, ये पहचान है। अब इसकी उपयोगिता क्या है सर, क्या उपयोगिता है इसकी, कहाँ यूज़ करें इस टेंस को हम? तो उसके लिए ये है कि टू एक्सप्रेस रूटीन वर्क, जो भी काम हम रोज़मर्रा के जीवन में करते हैं, दैनिक रूप से रोज़ करते हैं, बिना नागा करते हैं, करना ही पड़ता है, उन सब कामों को, कार्यों को हमको इसी टेंस में बोलना है। कौन से काम है भाई जो रोज़ करते हैं हम लोग? मैं रोज़ सुबह उठता हूँ, ब्रश करता हूँ, नहाता हूँ, खाता हूँ, ऑफिस जाता हूँ, ऑफिस से आता हूँ, सोता हूँ, जागता हूँ, ऑल दिस, माँ खाना पकाती है। देखिए जितने भी सेंटेंसेस हैं जो रोज़ होते हैं, और ख़ास बात क्या है कि इसमें हिंदी में आप देखोगे ना तो सभी में आपको पीछे में ता ती ते लगे दिखेंगे। ये इस टेंस की हिंदी में पहचान है। हिंदी वाले स्टूडेंट समझ लो भाई इस प्रकार से कि पीछे में ता ती ते लगे हुए हैं। मैं खाता हूँ, जाता हूँ, आता हूँ, खेलता हूँ, कूदता हूँ, सोता हूँ, जो भी इसमें जो भी होगा वो सब इसी टेंस की कमाल, इस टेंस में एक्सप्रेस होते हैं। तो इसको समझना है हमको अच्छे से। टू एक्सप्रेस रूटीन वर्क मतलब यही है उसका अर्थ। और दूसरी उपयोगिता क्या है उसकी? टू एक्सप्रेस यूनिवर्सल ट्रुथ्स, जो सच्चाइयाँ हैं ब्रह्मांड की, जो सच्चाइयाँ हैं जो एस्टेब्लिश हो चुकी हैं, जो स्थापित हैं, जो सच्चाइयाँ, उन सब यूनिवर्सल ट्रुथ्स को इसी टेंस में बोलना है। जैसे एक सच्चाई देखिए, सूरज रोज पूर्व में उगता है, ऐसे ही बोलना है। पश्चिम में अस्त होता है, सन राइजेस इन द ईस्ट, सन सेट्स इन द वेस्ट, अर्थ मूव्स राउंड द सन। अब देखेंगे किसी में हेल्पिंग वर्ब नहीं है, और ये सब इसी टेंस में एक्सप्रेस करना पड़ता है हमको। इट इज़ कॉल्ड द यूनिवर्सल ट्रुथ्स। 2 and 2 makes 4, 2 और 2 4 ही होते हैं। अब कोई नहीं बोलते 10 होते हैं बोल के। अब सूरज पूर्व में उग रहा है, कोई कुछ बोले, वो देख रहे उग रहा है, सूरज पूर्व में उग रहा है, नहीं बोल सकते ऐसा आप। सूरज पूर्व में उगता ही बोलना पड़ेगा, उग रहा है नहीं बोल सकते आप, वो गलत है। वो बोलचाल की भाषा में कुछ भी बोल लो आप, नहीं, बोलचाल की भाषा में कुछ भी बोल लो, लेकिन राइटिंग की लैंग्वेज में जब आप लिखोगे तो ऐसा नहीं बोल सकते। तो आपका सूरज पूर्व में उगता है, पश्चिम में अस्त होता ही बोलना पड़ेगा। पृथ्वी घूम रही है, घूमता ही बोलना पड़ेगा आपको। वो सब बोलचाल के लिए ठीक है, लेकिन राइटिंग के लिए नहीं कर सकते, ठीक है? इसको दिमाग में रखना है ये सब चीज़ों को। तो ये मैंने बताया आपको, यूटिलिटी बताया, उसकी उपयोगिता बताया, और उसकी पहचान कैसे करें इस टेंस की। कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा, और जो मेन वर्ब होगा फर्स्ट फॉर्म में होना चाहिए, ये इसकी पहचान है। इसको समझ गए आप लोग? ठीक है। अगर कोई भी डाउट हो आपको तो कमेंट सेक्शन में आप लिखोगे, तो मैं चेक करते रहता हूँ, और मुझे जब भी दिखेगा कि जेन्युइन कोई डाउट लग रहा है किसी को, तो मैं उसको अगले क्लास में उसको उठाऊंगा और क्लियर कर दूंगा। कोई टेंशन की बात नहीं, ठीक है। अब हम इसको, मैं और आगे ले जाता हूँ इसको स्ट्रक्चर वाइज। अब देखिए, इसको मैंने प्रोनाउन वाइज उसी चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। यदि प्रोनाउन में होगा तो कैसे होगा, ये स्ट्रक्चर कैसे होगा उसका। आई, वी, यू और दे पहले लिखा, उसके साथ जो वर्ब लिखा, बीच में हेल्पिंग वर्ब नहीं है, गो और प्ले। और जब ही, शी, इट जो हैं, जो थर्ड पर्सन सिंगुलर्स हैं, उनके लिए जब वर्ब लिखा तो गोज और प्लेज, मतलब पीछे में वर्ब में इसमें एस लग गया, इसमें ई एस लग गया। ये डिफरेंस को पहचानिए हमेशा। जब ही शीट यूज़ करूँगा तो वर्ब में एस ई एस लग जाता है, और आई वी यू और दे के साथ जब लगता है तो वर्ब में एस ई एस नहीं, कुछ भी नहीं रहता। ये क्यों है भाई, ये क्या है, ये क्यों ऐसा है, ये समझना पड़ेगा। क्या है कि एक रूल है, दुनिया के जितने भी लैंग्वेज से मैं सबको तो नहीं जानता, लेकिन जितने लैंग्वेज मैं जानता हूँ सब में एक रूल कॉमन है। वो कॉमन ये है कि अगर सब्जेक्ट अगर एक वचन में है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो उसके वर्ब को भी सिंगुलर होना ही पड़ेगा। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके वर्ब को भी प्लूरल होना ही पड़ेगा। ये रूल है फंडामेंटल। उदाहरण के लिए देखो, अब बच्चा, वो एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक वचन है, बच्चा रो रहा, अब डैश कर दिया मैंने, और ब्रैकेट में दिया है और हैं, है और हैं, बिंदी लगी हुई। क्या लिखोगे आप उसमें? रो रहा है लिखोगे, हैं नहीं लिखोगे, क्योंकि हैं जो है वो हिंदी का प्लूरल है, बहुवचन है, और है जो है वो एक वचन है जो है ईज कहलाता है, हैं जो है वो आर कहलाता है। अलग अलग तरीके से
तो है जो एक वचन है और है जो है बहुवचन है। तो बच्चा रो रहा है नहीं लिख सकता, वैसे बच्चे रो रहे हैं नहीं बोल सकता, गलत हिंदी है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि अगर सब्जेक्ट अगर एक वचन है, नाउन एक वचन है, सामने का हीरो अगर एक वचन में है, तो आपको उसको वर्ब को भी एक वचन में ही रखना होगा। अगर सब्जेक्ट बहुवचन है तो वर्ब को भी बहुवचन में ही रखना होगा। ये नियम सबके लिए लागू होता है। यहाँ एक बात आती है कि जितने भी वर्ब्स हैं इंग्लिश में, वो तो सभी पहले से ही बहुवचन में ही पैदा हुए हैं। दे एग्जिस्ट इन बहुवचन, इन प्लूरल इटसेल्फ। दे आर नॉट सिंगुलर्स, दे आर नॉट बॉर्न एज सिंगुलर्स, दे आर बॉर्न एज प्लूरल्स। तो जितने भी वर्ब हैं इंग्लिश में सभी बहुवचन ही पैदा हुए हैं, बहुवचन में एग्जिस्ट करते हैं। गो बहुवचन, प्ले बहुवचन। इसको एक वचन बनाने के लिए उसमें एस या एस लगाते हैं हम लोग। नाउन का ठीक उल्टा है। आपने बचपन में नाउन सीखा होगा स्कूल्स वगैरह में। बॉय सिंगुलर है तो एस लगा दे बॉयज़ प्लूरल हो गया, गर्ल सिंगुलर है एस लगा दे प्लूरल गर्ल्स हो गया। लेकिन ये ठीक उसका उल्टा है। ये यहाँ पे वर्ब जो है वो प्लूरल ही पैदा हुआ है, प्लूरल ही आया है एग्जिस्टेंस में। तो उसको सिंगुलर बनाने के लिए उसमें एस या एस लगाते हैं। जहाँ पे पीछे वॉवेल होगा, ओ स्वर जो बोलते हैं ना, तो वो होगा, वॉवेल होगा पीछे स्वर होगा तो एस लगाएंगे, और जहाँ कॉन्सोनेंट व्यंजन होगा वहाँ पे एस लगा के उसको सिंगुलर बनाया जाता है। तो ये जरूरी है। और ये रूल जो है, अब एक वचन बन गया वर्ब एक, ये रूल स्ट्रिक्टली फॉलो होना है। कहाँ? ये थर्ड पर्सन सिंगुलर्स के लिए, ही शी इट के लिए रूल स्ट्रिक्टली फॉलो होता है कि भैया वो एक वचन के सब्जेक्ट हैं, उनके लिए स्ट्रिक्टली एक वचन का ही वर्ब होना है। देखो इसीलिए ही के साथ गोज, शी के साथ सबके प्लेस, वो सब लिखा हुआ है एक वचन। वो सब्जेक्ट एक वचन और वर्ब भी एक वचन। अब बोलोगे, आप पूछोगे सर आई भी तो एक वचन है। हाँ बिल्कुल है सर, ये अपवाद है, एक्सेप्शन बोलते हैं इसको इंग्लिश में। ऐसे बहुत सारे एक्सेप्शन इंग्लिश में। आई है भाई, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अंग्रेजों ने बनाया मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। हम जहाँ से शुरू होंगे लाइन वहीं खड़ी, जहाँ वो कहा गया हिंदी में, हम जहाँ खड़े हो जाते हैं वहीं से लाइन शुरू होती है। वैसे ही ये आई है, बड़ा विचित्र टाइप का शब्द है ये इंग्लिश में, और इसीलिए ज़्यादा पूछता है इंग्लिश में एग्जाम्स में इसको, आई को। और ये बाकी ये तीनों निरीह प्राणी, ही शी, जिसका कोई माँ बाप नहीं, कोई रखवाला नहीं है ना। हर नियम कायदा इन्हीं के लिए होता है, और मैं किसी को मानता नहीं। तो यहाँ पे आई जो है वो है एक वचन, लेकिन उसका वर्ब है बहुवचन। देखो गो। और यू एक ऐसा विचित्र शब्द है जो एक वचन भी यू, बहुवचन भी यू, तो उसका भी कोई माँ बाप नहीं, तो उसको बहुवचन में ही मान लिया गया है कि बिटवीन द प्लूरल स्टैंड बोल दिया उसको। तो आई, वी, यू और दे के साथ बहुवचन लगेंगे। तो ये बड़ा ध्यान रखना, क्योंकि इसलिए आई इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सिंगुलर होते हुए बहुवचन के वर्ब को लेता है। तो इसको ध्यान में रखना है, एक्सेप्शन है, अपवाद है। बाकी ही शीट तो मैं समझा दिया आपको, है ना। तो ये था इसका फंडामेंटल। अब इसमें हम लोग अब देखेंगे कि जब हमको नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रागेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं इसमें, वो समझेंगे, क्योंकि वो भी समझना बहुत ज़रूरी है। वो कैसे बनते हैं और उसके लिए क्या करना पड़ेगा वो भी दिखाता हूँ मैं आपको बोर्ड में। अब देखिए, यहाँ मैंने सेंटेंसेस लिखे। पॉजिटिव सेंटेंस लिखा, ही गोज़ टू मार्केट, पॉजिटिव सेंटेंस। अब मुझे इसे नेगेटिव बनाना है, इंट्रागेटिव बनाना है। तो मैंने अपने काइंड्स ऑफ सेंटेंस जब मैं पढ़ाया तो बताया आप लोगों को कि जब भी मैं किसी सेंटेंस को नेगेटिव या इंट्रागेटिव बनाता हूँ तो उसमें मुझे हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता पड़ेगी। वी नीड अ हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि बिना हेल्पिंग वर्ब के नेगेटिव इंट्रागेटिव नहीं बन सकता। अब इस टेंस में तो हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं साहब, कहाँ से लाऊँ मैं हेल्पिंग वर्ब? तो इसके लिए मुझे अलग से हेल्पिंग वर्ब प्रोवाइड किए गए इन द फॉर्म ऑफ डू दिया गया अलग से, और डू से डज निकल गया। ये डू इज प्लूरल, उसमें ईएस लगाया तो डज बन गया वही चीज। तो मुझे ये समझ में आ गया कि डज, जब डू और डज निकले तो मुझे समझ में आ गया कि आई, वी, यू और दे के लिए डू विल एक्ट एज हेल्पिंग वर्ब, और ही, शी, इट के लिए डज विल एक्ट एज हेल्पिंग वर्ब। मैं लिख दूंगा बोर्ड में, उसको भी लिख दूंगा, लेकिन पहले सुन लीजिए उस चीज को। तो ही, शी, इट के लिए डज विल एक्ट एज हेल्पिंग वर्ब, और आई, वी, यू और दे के लिए डू विल एक्ट एज हेल्पिंग वर्ब। और एक और चीज इसमें जोड़ दिया गया कि जब भी डज होगा सेंटेंस में तो उसका जो मेन वर्ब है उसमें से एस या एस हटाना पड़ेगा और उसे फर्स्ट फॉर्म प्लूरल फॉर्म में लाना पड़ेगा उसको। एस या एस हटाने का मतलब क्या हुआ कि उसे प्लूरल फॉर्म में ले आया। तो जब भी डज होगा सेंटेंस में, कभी भी डज होगा,
तो आपको मेन वर्ब के एस ई एस को हटा देना पड़ेगा. इट मीन्स आफ्टर डज द वर्ब कन्वर्ट्स चेंजेस इटसेल्फ इनटू मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लूरल फॉर्म. तो ये चीज़ को दिमाग में रखना है. ठीक है, तो उसको भी मैं यहाँ नोट कर देता हूँ बोर्ड में, आप लोग की सहूलियत के लिए देखना होगा. अब देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया उस चीज़ को जो बताया अभी, उसी को मैंने यहाँ लिख दिया कि डू प्लूरल फॉर्म में है, उसे बनाया गया डज, तो सिंगुलर हो गया. और ही शी के लिए डज विल एक्ट एज हेल्पिंग वर्ब इन सिंपल प्रेजेंट टेंस, और आई वी यू और दे के लिए डू विल एक्ट एज हेल्पिंग वर्ब. अब जब भी डज होगा सेंटेंस में तो मेन वर्ब को हमेशा फर्स्ट फॉर्म प्लूरल फॉर्म में रखना होगा, अर्थात उसका एस ई एस हट जाएगा. तो यहाँ देखिए सेंटेंस में जो पिछले अभी मैंने जो सेंटेंस पढ़ा है ना, ही गोज टू मार्केट, तो उसी को जब इंट्रागेटिव बनाया तो डज ही गो टू मार्केट बनता है वही चीज़. तो यह देखेंगे डज ही लगाया तो गोज था सेंटेंस में, पॉजिटिव सेंटेंस में गोज था, गोज को हटा के मैंने यहाँ पे गो कर दिया. तो डज ही गो टू मार्केट. डू के लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है क्योंकि डू में वर्ब हमेशा प्लूरल में ही रहता है, इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है उसमें, है ना. आई डू नॉट प्ले हॉकी, आई डू नॉट गो टू मार्केट, उसमें कुछ करना ही नहीं है. केवल डज जहाँ लगता है वहीं पे ध्यान रखना पड़ेगा कि मेन वर्ब जो है उसे फर्स्ट फॉर्म प्लूरल फॉर्म में लाना है, उसका एस ई एस हटा के, क्योंकि वो डज में चला गया वो एक्चुअली में, इस वजह से उसको हटाया यहाँ से, दो हो जाएगा ना इसलिए. तो इसको रखना पड़ेगा आपको ध्यान में. तो ये था सिंपल प्रेजेंट टेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेंस. स्ट्रक्चर को दिमाग में हमेशा रख लेना चाहिए, या सेंटेंस को याद रख लेना चाहिए. सेंटेंस याद रख के आप स्ट्रक्चर की ओर चले जाओ, है ना. वो मैं समझाऊंगा उसको भी आगे चल के समझाऊंगा कैसे करना है. ये वेरी इंपॉर्टेंट टेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दिमाग में रखो हमेशा. हम इसके बाद अगले वीडियो में मैं आपको दूसरे जो टेंसेस हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, उनके बारे में डिटेल में समझाऊंगा, तो उसको भी समझेंगे हम लोग. तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने लाइक बटन नहीं दबाया तो लाइक बटन दबा दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिले. और एक चीज़ और रिक्वेस्ट करता हूँ, शेयर जरूर कीजिए सभी लोगों से, क्योंकि नॉलेज है, दूसरे को भी शेयर करेंगे, आपस में डिस्कस करेंगे आप लोग, तो ज़्यादा बेनिफिट होगा आप लोगों का. यही मेरा रिक्वेस्ट है. बाकी ऑल द बेस्ट. अगली बार जब मिलेंगे तो मैं आपको और डिटेल समझाऊंगा. अगर कोई भी इश्यू है, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही हो तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर करिए, पूछिए, तो मैं उसको क्लियर करूँगा. ठीक है, थैंक यू.